किसके फेवर में जाता हुआ लग रहा है? ये वोट परसेंटेज क्या बता रहे हैं? आप यूँ कह सकती हैं कि एक तरह से फैसला हो चुका है। श्रीनगर में जो है ड्रास्टिक तरह से मतलब पूरी तरह से जो है लोग बाहर नहीं आए हैं। तो आप जी 2014 से कुछ कंपेयर कर पाए हैं जी क्या कि जी हाँ। 2014 में किस तरह की वोटिंग थी? और कांग्रेस के साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों मिलके जो है एक तरह से अपनी अपनी बढ़त बनाए हुए दिख रही है। नमस्कार, पोल पंच के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा और हमारे साथ हैं अरुण चौबे जी। आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज़ की हुई वोटिंग पर, और वोटिंग का परसेंटेज कुछ जगहों पे बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। दूसरे फेज़ में 26 सीटों के लिए 239 उम्मीदवार मैदान में थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़गांव और गांदेरबल से उमर अब्दुल्ला और नौशेरा से रविंदर रैना। पूरे दिन के परसेंटेज वोट का किस तरह से चलता रहा, आपने एक पैनी नज़र अरुण जी बना रखी थी। आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको, सेकेंड फेज़ कितना किसके फेवर में जाता हुआ लग रहा है? ये वोट परसेंटेज क्या बता रहे हैं? धन्यवाद पूजा जी। जो बीजेपी का जो आप यूँ कहें कि जिस तरह से बीजेपी के फेवर में वोटिंग पैटर्न दिख रहा है, या यूँ कहें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस के फेवर में जो चीज़ें दिख रही हैं, इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन मैं ये यूँ कहूँगा कि पहले फेज़ की 24 सीट और दूसरे फेज़ की 26 सीट मिला के 50 वोटों के जो है मत जो है दिए जा चुके हैं। आप यूँ कह सकती हैं कि एक तरह से फैसला हो चुका है। मेजॉरिटी किस तरफ जा रही इसका भी अगर किसी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलती है और हंग असेंबली आती है, तो उसमें देखा जाए तो 50 सीट काफ़ी है किसी एक तरफ टिल्ट दिखाने के लिए। लेकिन आपने वोटिंग परसेंटेज की बात कही, तो वोटिंग परसेंटेज जो है आज तकरीबन 5 बजे शाम तक की जो वोटिंग आई है उसमें 54% की हुई है। उसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, श्रीनगर में जो है 3 बजे के आसपास भी मैंने देखा और 5 बजे के आसपास भी, तो 3 बजे के आसपास जो है 22.62% हुआ था, और शाम होते होते वहाँ पर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। वहाँ पर 27.31% के ही आसपास रहे। इसका मतलब है कि श्रीनगर में जो है ड्रास्टिक तरह से मतलब पूरी तरह से जो है लोग बाहर नहीं आए हैं, और वहाँ भी अभी कुछ ना कुछ तो जो पुराना माहौल आप कह सकती हैं कि कायम है। लेकिन इसके बीच में रिपोर्ट्स आज मैं दोपहर में देख रहा था, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो यही श्रीनगर और वहाँ पर आप देखेंगे उसके साथ बडगांव का एक एरिया, नौहट्टा, और श्रीनगर में एक स्वाईबॉग एरिया है। स्वाईबॉग जो है नहीं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। स्वाईबाग बडगांव में है और श्रीनगर का नौहट्टा एरिया है। ये दोनों बहुत एक तरह से इनफेमस या नोटोरियस हुआ करते थे पत्थरबाजी के लिए। और जो स्वाईबाग के एरिया है वो सैयद सलाहुद्दीन जो इस समय पाकिस्तान में कहीं पर शरण लिए हुए है, तो टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है तो हमारे यहाँ पर, तो उसका बर्थ प्लेस हुआ करता था। तो इन सब जगहों पर नोटोरियस तरीके से जो है लोगों को डिस्करेज किया जाता था, कोई बाहर आने की हिम्मत नहीं करता था वोटिंग के लिए। वो पैटर्न थोड़ा सा अभी लोग डर के निकले जरूर हैं, इसी वजह से 30% के आसपास जो वोटिंग पैटर्न दिख रहा है। अदरवाइज वहाँ पर तो कोई जाता ही नहीं था, हार्डली 2-3% हुआ करती थी वोटिंग। तो आप 2014 से कुछ कंपेयर कर पाए हैं क्या कि 2014 में किस तरह की वोटिंग थी और अभी किस तरह की वोटिंग है? और जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया और भारी विरोध के बाद कश्मीर में जो ये एक शांति का पैगाम दिया जा रहा था, और सारे के सारे मतलब शुरुआती दिनों में तो बहुत पत्थरबाजी हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो शांति आई और मूक दर्शक बन गए, या कहें कि सभी घर में दुबक गए जो पत्थरबाज थे, वो क्या अब वोट के माध्यम से कश्मीर में कुछ नया लाने जा रहे हैं, या उनका कुछ पैगाम इस वोट के माध्यम से आपको दिखेगा? इसमें 2 तरह की स्थितियां हो सकती हैं, मैं आपको कहूं। जैसे हम लोगों ने अभी श्रीनगर का वोटिंग पैटर्न देखा, तो श्रीनगर के वोटिंग पैटर्न में कोई ज़्यादा इजाफा, मतलब एक तरह से जो बहुत हिस्टोरिक होना चाहिए था, हिस्टोरिक इस तरह से कह सकते हैं कि जहां 2 से 3% यानी 5% के अंदर पोलिंग हुआ करती थी, वहां 30% के आसपास पोलिंग होती हुई दिख रही है। तो लोगों ने जो है मास्टर दे करेज टू कम आउट और वोट करें, वो एक परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन उसके अलावा बाकी जगहों पर मैं देखना चाहता हूं कि बडगांव जो जम्मू के जो कश्मीर के 3 रीजन है, श्रीनगर है, बडगांव है, गांडेरबल और श्रीनगर में भी अब गांडेरबल और बडगांव में जो है तकरीबन 60% के करीब वोटिंग पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि 59% दोनों जगहों पर जो तकरीबन वोटिंग हुआ। तो वो अभी 7 बजे के बाद जो रिवाइज जो डेटा आएगा तो उसमें मुझे लगता है पिछली बार की तरह 60% के अबव हो सकता है। और दूसरी बात, श्रीनगर का मैंने
मेंशन कर दिया है। जम्मू रीजन की जो 3 जगह हैं, रियासी है, पुंछ है और राजौरी, वहाँ पर भी 70% के ऊपर पोलिंग हुई है। सिर्फ एक जगह छोड़ दिया जाए, राजौरी में जो है 67-68% के आसपास दिख रहा है। लेकिन इन सब सीटों पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पिछली बार इन्हीं सब जो 2014 में जो इलेक्शन हुआ था, तो इन सब जगहों पर जो 26 सीट है, इसमें जो डोमिनेट पीडीपी कर रही थी। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी को उस समय 13% करीब मिला था वोट, और कांग्रेस को 15% के आसपास। तो पिछला वाला जो बदला हुआ सिनारियो दिख रहा है, क्योंकि पीडीपी आइसोलेटेड दिख रही है और कांग्रेस के साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों मिलके जो है एक तरह से अपनी बढ़त बनाए हुए दिख रही है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस दूसरे तरह का है। उन लोगों ने ही डायरेक्टली बीजेपी को एक तरह से देखा जाए तो चैलेंज किया है इस बार के इलेक्शन में। तो इन सब बदली हुई परिस्थितियों में मैं कह सकता हूँ कि जो इस बार का जो वोटिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें दूसरे ढंग की भी बात हो सकती है कि 10 साल में जो 10 साल के जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बीजेपी लेड रूल रहा है, उसमें हो सकता है साइलेंट तरह की वोटिंग हो जाए, जिसमें कश्मीर के लोगों ने सोचा कि ये जो शासन चल रहा है, राष्ट्रपति शासन चल रहा है, जिसके राष्ट्रपति जो नुमाइंदे हैं एलजी के, उसमें तो उसको बिल्कुल किनारे कर दिया जाए, उसके खिलाफ वोटिंग की जाए। ये भी एक मैसेज हो सकता है। मेरी किसी से कल बात हो रही थी, तो वहाँ कश्मीर के ही हैं, कश्मीर को बहुत अच्छे से समझते और जानते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी वोटिंग पैटर्न जो होगा इस बार का, वो एंटी इंडियन होने जा रहा है। वो बड़ी बात बोल रहे थे। तो मुझे आपसे ये जानने का मन कर रहा है, या मुझे लगता है दर्शकों को भी बड़ा इंटरेस्ट होगा ये जानने में, क्या ये जो 10 साल बाद चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें भाजपा का परसेंटेज बढ़ेगा? क्योंकि लास्ट टाइम वो पीडीपी के साथ थे, इस बार कांग्रेस और एनसी साथ हैं। क्या साइलेंट वोटर्स जो हैं, या फिर जो आज़ाद निर्दलीय जो लड़ रहे हैं, क्या वो आपको लगता है कि भाजपा की अगर कुछ सीटें आ जाती हैं, उसके बाद वो निर्दलीय भाजपा को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि जिस तरह से इंजीनियर राशिद भी ओपन ऑफर कर रहे हैं, वो भी एक रिमार्केबल है, और सामने आ रहा है कि पार्टी जो है ना, किसी भी करवट वो बदल सकती है। हाँ, आपको क्या लगता है? इस बारे में मैं कहूँगा कि आपने एक तो साइलेंट वोटर्स की बात कही, दूसरे इंडिपेंडेंट्स की बात कही। तो इंडिपेंडेंट्स जितने लड़ रहे हैं, जितने ओवरऑल जो कैंडिडेट्स जिन लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है, उसमें से अगर 9 से करीब किया है, तो उसका 40% एक रिपोर्ट के अनुसार जो है इंडिपेंडेंट्स हैं। तो इंडिपेंडेंट्स जो बहुत तगड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं। उसी के साथ में राशिद साहब की आपने बात कही, इंजीनियर राशिद, तो उनके साथ जो जमायत इस्लामी पार्टी है, उन लोगों ने जो ओपन ऑफर दिया है, वो लोग उसी रीजन में ज़्यादा प्रभावी हैं, कश्मीर रीजन में ज़्यादा प्रभावी हैं। तो वहाँ वोटों का स्प्लिट हो सकता है, वोट्स स्प्लिट होंगे। तो उसमें जो अगर दूसरी बात कहें कि साइलेंट वोटर्स जो है अगर बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ देने जा रहे हैं, तो उसका दूसरा साइलेंट वोटिंग पैटर्न का ये भी हिस्सा हो सकता है कि वो लोग साइलेंटली जो है इन लोगों को ना वोट करके अपने वोट स्प्लिट करते हैं, तो उसमें फ़ायदा जो बीजेपी को हो सकता है। तो इस तरह का भी परिणाम हो सकता है। अगर जो आपके एक्सपर्ट जिनसे आपकी उनकी बात हुई है, उनके अगर हम लोग जस्ट ऑपोजिट जाके बात करें कि तो साइलेंट वोटिंग पैटर्न बीजेपी के भी फेवर में जा सकता है। क्योंकि अगर सभी जो वोट या तो वो लोग एक साथ डिसाइड कर लिए होते कि इंडिया ब्लॉक के साथ में मिल के हम एक तरफा वोटिंग करेंगे, अपने वोट्स को हम लोग स्प्लिट नहीं होने देंगे। ये भी हो सकता था, जिसकी उमर अब्दुल्ला ने कोशिश भी की। जब राशिद इंजीनियर जेल से छूटे तो उनके साथ बात करने की भी उन्होंने कोशिश की, और मतलब उस तरह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। बनस्पत उसके इंजीनियर राशिद ने जो जमायत इस्लामी के साथ बातचीत कर ली, हाँ। उनके साथ आपस में वो लोग मिल गए। तो इस तरह का जो डिफरेंट सिनारियो इमर्ज हो रहा है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल है कहना। और एक बात मैं आपको और कहूँगा, जो एक अपनी पार्टी है जिसके जो अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं, हाँ। जो कि चन्नापुरा से लड़ रहे हैं, तो चन्नापुरा से वो लड़ रहे हैं। उन्होंने एक कोशिश की कि साहब वो जब पिछली बार लोकसभा में, इस बार के लोकसभा में भी बुरी तरह से उनकी पार्टी हारी, और उसके पहले उन्होंने जो है डीडीसी काउंसिल में भी चुनाव लड़ा, उसमें भी हारे। तो उन्होंने नई स्ट्रेटेजी अपनाई।
कश्मीर रीजन में 35 जगहों पर अपने 34 जगहों पर और 35 जगहों पर, और इस जम्मू रीजन में 11 जगहों पे जो है अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। वो उन्होंने भी 46 जगहों पे अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं और वो सबसे रिचेस्ट कैंडिडेट्स में से भी एक है। पीडीपी के साथ पहले से जुड़े रहे और इस बार जो है उन्होंने जो इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी पार्टी लॉन्च करके लड़ रहे हैं, तो उनका भी एक तरह से देखा जाए, अगर आप उस तरह का दृष्टिकोण तीसरा पक्ष देखेंगी, तो ऐसे लोग भी जो है अपने पूरे डोर टू डोर पीपल टू पीपल कांटेक्ट करके कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कश्मीर के लोगों को अपनी तरफ ले आएँ। तो उनकी भी अगर वो भी कुछ कर पाते हैं तो वोट स्प्लिट ही करेंगे, वोट स्प्लिट करेंगे वो, और उनका कंट्रीब्यूशन अगर 4-5 हो जाता है तो हो सकता है उधर भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं इस बार के इलेक्शन में। लेकिन मेरा ये मानना है कि साइलेंट वोटिंग पैटर्न में जैसे कुछ मामले आपने देखे होंगे कि यूथ और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको केंद्र की मदद के बाद में ज़्यादा बल मिला है, टूरिज्म सेक्टर ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, तो इसकी वजह से ये सब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। तो साइलेंट वोटर जो हो इन सब चीज़ों के साथ भी जा सकता है, ऐसी संभावना बनती है। और एक बात आ रही थी कि डिप्लोमेट्स बुलाए गए हैं दूसरे देशों से, उसका कितना प्रभाव आपको लगता है? और ये क्या राजनीति है? क्या इस तरह की चीज़ें होती रही हैं या स्पेशली बुला के कुछ भारत सरकार कुछ दिखाना चाहती है? ये बहुत मुझे ये इंटरेस्टिंग इसलिए है जिसकी क्रिटिसिज्म उमर अब्दुल्ला ने की कि पहले आपने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। जो उमर अब्दुल्ला का जो इस इनिशिएटिव के खिलाफ स्टेटमेंट जाता है, तो उसको समझने की कोशिश की जाए तो लगता है कि जैसे उमर अब्दुल्ला इस बात से खुश नहीं है। इसका मतलब कि जो कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है कि साहब उन्होंने तकरीबन 16 देशों के इनवॉइस को बुलवाया। उसमें प्रोमिनेंट देश में जैसे यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है और ईयू ब्लॉक, इवन फिलीपींस और पापा न्यू गिनी, जो छोटे देश, वहाँ के देश के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के श्रीनगर में जो है और जो बडगांव में लोग गए विजिट किए। तो उसका सीधा मतलब ये है कि जो हम कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन करवा रहे हैं और जो ये इलेक्शन हो रहा है वो विश्व के सामने दिखे कि हमारा जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से जो डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट है वो बहुत बहुत ईमानदार तरीके से हो रहा है। तो एक तो इंटरनेशनल मैसेज जाएगा, दूसरा जो पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा करता रहता है उसको करारा जवाब देने की कोशिश होगी। तो ये 2-3 तरह के पैटर्न है। इसी वजह से आप देखेंगे कि पिछले साल जो है G20 की समिट हुई थी तो श्रीनगर में करवाई गई थी, और भले ही वो बहुत सुरक्षा के माहौल में करवाई गई, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे जो है उसका एक अलग सा मैसेज गया। हमारा कॉन्फिडेंस दिखता है, हमारे देश का कॉन्फिडेंस दिखता है, हमारी जो शासन व्यवस्था है उसका कॉन्फिडेंस दिखता है, उसके साथ में कि हम एक बेटर डेमोक्रेसी के रूप में सभी सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे हैं। हमारे पास वो मादा है कि हम सब विश्व को भी दिखा सकते हैं कि हम कितने ट्रांसपेरेंट हैं, कितने डेमोक्रेटिक हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एनसी और पीडीपी और कांग्रेस जो हमेशा बीजेपी पे जो भी बटन दबेगा तो वो कमल पे जाएगा, इस तरह के आरोप से उन्होंने बचने की पूरी कोशिश इस बार की है, क्या लगता है? नहीं, ये मैंने कहा ना कि कॉन्फिडेंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कॉन्फिडेंस दिखता है और ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस दिखता है अपनी व्यवस्था को शोकेस करने में कि हम कितने डेमोक्रेटिक तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना चुनाव करवाते हैं और उसमें जो ऑपोजिशन की वॉइसेज है उसको भी पूरा मौका देते हैं। भले ही आप देखिए कि एक्सपेरिमेंट में श्रीनगर में 30% के आसपास ही वोटिंग दिखे, लेकिन बाकी जगहों पे 60% के आसपास वोटिंग दिख रही है। तो जगह जगह के अरुण जी, मैं जो देख रही हूँ आंकड़े जो आए हैं, गुलबर्ग का जो है 72% है और सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है श्री माता वैष्णो देवी वाली सीट पे। ये तो रिमार्केबल है, 75.29% की वोटिंग है वहाँ पे, और गुलबर्ग एसटी सीट है, आरक्षित सीट है, 72.19% की वोटिंग है। इसका मतलब एक ही है कि मैंने कहा ना कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाली सीट्स हैं वहाँ पर जो रिजर्वेशन दिया गया और वो उन सब जगहों पर जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सरकार की तरफ से हुई, तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस मिला कि सरकार के प्रोग्राम्स के साथ हमारी बेहतर स्थिति हो रही है, उनके प्रोग्राम्स का उनको शायद फ़ायदा मिल रहा है। तो इस तरह के सिनेरियोज हैं जिसकी वजह से जो लगता है कि लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ये सिनेरियो दर्शाता है। चलते चलते एक सवाल और अरुण जी आपसे, क्या लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला जीत पाएंगे क्या? क्योंकि वो दो जगहों से लड़ रहे हैं ऐसी चुनाव, ये क्या वो कोई डर दिखा रहा है कि लोकसभा से हारे हैं तो
जरा फूक फूक के कदम रख रहे हैं? उमर अब्दुल्ला के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उमर अब्दुल्ला अभी भी एक अपनी पैतृक अपनी कॉन्फिडेंस के साथ सीट नहीं बना पाए हैं। अगर वो सीट, जो भी आपने देखा होगा बड़े नेताओं के साथ में, अगर वो एक सीट अपना पॉकेट बोरो बनाते हैं तो वहाँ वो कन्वेंसिंग करने नहीं जाते हैं। वो सिर्फ एक दिन के लिए जाते हैं, एक तरह से दिखाने के लिए कि हाँ मैं भी लड़ रहा हूँ। बाकी जगहों पे वो लोग कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं हुआ। पिछली बार मैं बात बताऊंगा कि 2014 में उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, वो भी सोनवार था और बीरवाह था। बीरवाह से जीते थे, सोनवार से हारे थे। इस बार फिर उन्होंने सीट बदल दी। इस बार गांदेरवाल से लड़ रहे हैं और बडगाम से लड़ रहे हैं। तो ये आप जो उनका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसमें दिखेगा। और इस बार जो जिस जगह से लड़ रहे हैं, मैंने कहा गांदेरबल तो उनका पॉकेट बोरो अब्दुल्ला जो है 5 बार उसको जीत चुके हैं, फिर भी उनका कॉन्फिडेंस नहीं आया। इस वजह से जो है बडगांव से लड़े, बडगांव से लड़ रहे हैं। बडगांव जो कि बारामूला जहाँ से वो लोकसभा से हारे थे उसका एक कंस्टिट्यूंसी है, असेंबली कंस्टिट्यूंसी। वहाँ पर उनको उस असेंबली सेगमेंट में ज़्यादा दिखा था कि हमारा जो है परसेंटेज ऑफ वोट्स बेहतर दिख रहा है, इसलिए शायद उसको चूज किया। लेकिन वहाँ पर भी डिफ़िकल्ट फाइट है उनके लिए। वहाँ का एक तरह से देखा जाए 25 से 40% के बीच में शिया वोट बैंक है, जो कि ज़्यादा मुखर तरीके से वोट करता है बनस्पत सुन्नी मुसलमान के। तो इस तरीके से देखा जाए तो वहाँ भी उनकी सीट जो है, इन दोनों सीट पर भी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते नहीं हैं। इसी वजह से मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें था कि वो अपनी टोपी उतार के वोट मांग रहे हैं। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनके जो अपील में, मास अपील में दिखता है। अब इस चुनाव के बाद में वो कितना कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, और मुझे यही लगता है इसी वजह से जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनका है अपनी लीडरशिप को लेकर, इसी वजह से उन्होंने इंजीनियर राशिद को क्रिटिसाइज किया, जमात इस्लामी को क्रिटिसाइज किया, वो सबको क्रिटिसाइज करते हुए दिखते हैं कि साहब इन लोगों ने वोटों को स्प्लिट किया है। तो ये थे हमारे साथ। अभी थोड़ी देर में ही ये पता चल जाएगा कि कितने % वोटिंग हुई है, फाइनली हुई है। अगर इसी तरह का जम्मू कश्मीर के अलावा हरियाणा से जुड़े हुए आपको कोई भी सवाल हरियाणा चुनाव से, सीएम बनने के नाम को लेके अगर आपके अंदर कोई सवाल आ रहा है तो वो हमें ज़रूर भेजिए और देखते रहिए India.com। धन्यवाद।